सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मूली, जिसको हम रेफेनस सेटाइवा के नाम से भी जानते हैं। ये क्रूसीफेरी फैमिली का एक प्लांट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार सवाल पूछे जाते हैं, इवन सुपरवाइज़र तक के एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछा गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और किस किस प्रकार के सवाल आगे भविष्य में होने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पूरी क्लास अटेंड करनी है आपको, पूरी क्लास में बने रहिएगा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा, बहुत अमेजिंग ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको सूचना देना चाहूँगा कि आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही करीब हैं, आने वाले हैं। 8 अगस्त को आपका BHU का एग्ज़ाम है, जेट का एग्ज़ाम है और BHU का भी एग्ज़ाम लगभग तय हो चुका है। तो तैयारी को थोड़ा और मजबूत करें और सशक्त करें, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला है हमारा सवाल, मूली का वानस्पतिक नाम, यानी कि मूली का बोटेनिकल नेम क्या है। मूली को हम किस नाम से जानते हैं? मूली को हम वानस्पतिक भाषा में रेफेनस सेटाइवा के नाम से जानते हैं। अब आपको बताना है, मैंने बता दिया इसका नाम। इसका क्या हो जाएगा वानस्पतिक नाम? इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, रेफेनस सेटाइवा, ठीक है। क्लियर है, रेफेनस सेटाइवा इसका नाम हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि मूली नहीं आता है और वहाँ लिखा हुआ आ जाता है रेडिश, तो मूली को ही रेडिश बोला जाता है। मूली को ही रेडिश बोला जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा पीछे हो चुका है कि इंग्लिश नेम दे दिया उसने, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट हमारा, मूली किस कुल का पादप है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। मूली किस कुल का पादप है? क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं? बताइए जल्दी से, मूली किस कुल का पादप है? मूली किस कुल का पादप है? ऑप्शन नंबर ए है आपका क्रूसीफेरी, फिर ब्रेसिकेसी, फिर ए और बी दोनों, फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। मूली किस कुल का पादप है? अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। मूली किस कुल का पादप है? मूली आपका क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी दोनों का ही पादप है, क्योंकि जो क्रूसीफेरी है उसी को हम ब्रेसिकेसी के नाम से जानते हैं। तो क्रूसीफेरी को हम ब्रेसिकेसी के नाम से जानते हैं। क्रूसीफेरी में और कौन कौन सी सब्जियां आती हैं? क्रूसीफेरी में आपकी जितनी भी कोल क्रॉप्स हैं। अब कोल क्रॉप्स में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोल क्रॉप्स का मतलब होता है जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी और आपकी ब्रोकली और आपकी ग्रीन सेवोई, गांठ गोभी, ये सब क्या होती है? ये सब क्रूसीफेरी के अंदर आती है। फिर इसके अलावा और कौन आता है? फिर इसके अंदर इसके अलावा इसमें आता है मूली, फिर इसके अंदर इसमें आता है आपका सरसों। ये सब क्रूसीफेरी कुल के प्लांट है। और इससे सवाल पूछा जाता है कि ये किस कुल से संबंध रखते हैं, या ये कौन से कुल के पादप हैं। तो पूछा जा सकता है। आपको तैयारी बढ़िया ध्यान से रखनी है, इसकी ध्यान रखना है, इस प्रकार के सवाल आएंगे ही आएंगे। तो क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा, मूली का उत्पत्ति स्थान बताना है आपका। मूली का उत्पत्ति स्थान बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंडोचीन, बी है आपका श्रीलंका, सी है आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। मूली का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? मूली कहाँ का उत्पत्ति स्थान है? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। मूली का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको, क्या होगा? जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका ऑप्शन नंबर सी वाला जवाब दिया है, आपका आंसर गलत है। जो मूली का उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो माना जाता है इंडो चाइना या इंडो चीन। वहाँ पर कुछ भी आ सकता है, इंडो चाइना भी आ सकता है, इंडो चीन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्योंकि आदत पड़ चुकी है ए और बी दोनों वाले का आंसर देने की लिए, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था। तो अब ध्यान रखिए, मूली का उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडोचीन मूली का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये पूछा जा सकता है आपसे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूली किस प्रकार का रूपांतरण है? अब थोड़ा इसको ध्यान से समझना है आपको, मैं समझाऊंगा अभी। मूली किस प्रकार का रूपांतरण है? तो पहले ऑप्शन नंबर पहला है तर्कु रूप, फिर दूसरा शंकु रूप, फिर कंदी रूप और फिर कुंभी रूप। बताइए जल्दी से पहले इसका आंसर क्या होगा। मूली किस प्रकार का रूपांतरण है? तर्कु रूप, शंकु रूप, कंदी रूप या कुंभी रूप, क्या होगा? मूली किस प्रकार का रूपांतरण है? अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है
तर्कु रूप बिल्कुल सही जवाब है। अब तर्कु रूप आपको समझना है पहले कि तर्कु रूप क्या होता है। सबसे पहले देखिए, मूली अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में मूली किस प्रकार का रूपांतरण है, तो तर्कु रूपांतरण है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मूली जो आप मूली उपयोग में लेते हो, खाते हो, सब्जी बनाते हो, वो पादप का कौन सा भाग है। तो यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो मूली होता है वो पादप का जड़ वाला भाग होता है, लेकिन ये इसको तना समझते हैं, लोग इसको तना समझते हैं। मूली जड़ होती है। मूली और मूली के अलावा जो गाजर होती है ये मोस्टली जड़ होती है, जबकि आलू हमारा तना होता है। और जो शकरकंद होती है वो भी जड़ होती है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत सारा रहता है और जहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होता है वहीं से सवाल पुटअप किया जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि तर्कु रूप का मतलब क्या होता है। देखिए, कभी भी आपने मूली देखी होगी तो मूली का एक विशेष आकार होता है। वो आकार कैसा होता है, मूली लंबी तो होती है, लेकिन मूली क्या होती है, नीचे से संकरी होती है और ऊपर से भी संकरी होती है और बीच में से मोटी होती है। इसी को हम तर्कु रूप कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तर्कु रूप। वापस से समझ लीजिए, जैसे ये आपकी मूली है, ये समझ लीजिए ये आपकी मूली है। अब इसका ये जो सबसे पूंछ वाला हिस्सा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा, एक तो ये पतला रहेगा और एक इसका ये जो सिर वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा पतला रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू ये बीच वाला जो भाग है, तो बीच वाला भाग सबसे बड़ा रहता है और दोनों के सिरों के जो भाग रहते हैं वो थोड़े से पतले रहते हैं। इसी कारण इसको कौन सा रूपांतरण बोला जाता है, इसी कारण इसको तर्कु रूपांतरण बोला जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तर्कु रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि तर्कु रूपांतरण होता है उसमें जो ऊपर वाला सिरा रहेगा थोड़ा सा संकरा रहेगा और नीचे वाला सिरा रहेगा वो भी संकरा रहेगा, लेकिन जो बीच वाला सिरा रहेगा वो क्या रहेगा, मोटा रहेगा। और उसी को हम तर्कु रूपांतरण के नाम से जानते हैं। और तर्कु रूपांतरण की सब्जी पूछ ले तो उसका जवाब हो जाएगा आपका मूली। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है मूली किस प्रकार का रूपांतरण है। अब वहां पर जो पीछे क्वेश्चन था उसमें रूपांतरण जो पूछा था वो रूप पूछा था किस प्रकार का होता है। अब यहाँ पर जो इस सवाल में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मूली किस प्रकार का रूपांतरण है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है कि जड़ का है, तने का है, राइजोम का है या फिर सकर्स का है। अब जवाब आपको देना है मूली किस प्रकार का रूपांतरण है, जड़ का है, तने का है, राइजोम का है या फिर सकर्स का है। मूली किस प्रकार का रूपांतरण है ये जवाब देना है आपको, मूली किस प्रकार का रूपांतरण है। अब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है मूली के रूपांतरण का, जिसने जवाब दिया है तने का रूपांतरण, उनका गलत है, और जिसने जड़ का रूपांतरण दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो मूली का रूपांतरण माना जाता है वो जड़ का रूपांतरण माना जाता है। किसका माना जाता है, जड़ का रूपांतरण माना जाता है। अब जड़ में कौन कौन आता है मैं बता देता हूँ। मूली जड़ में आती है, गाजर जड़ में आती है, और एक चीज़ और होती है शकरकंद, जिसको स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं। तो स्वीट पोटैटो भी किस में आता है, जड़ में आता है, लेकिन आलू जो होता है हमारा वो हमारा तने के अंदर आता है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पर करते हैं बच्चे यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम के बच्चों को होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आलू होता है उसको हम बोलते हैं पोटैटो, और जो हमारा शकरकंद होता है उसको बोलते हैं हम स्वीट पोटैटो। अब वो दोनों ऐसे सोचते हैं कि ये दोनों जब नाम मिलते जुलते हैं तो इनका रूपांतरण भी सेम होगा, जबकि अलग होता है। जो आलू होता है वो तना होता है और जो शकरकंद होती है वो जड़ होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जब फैमिली पूछता है तो भी आपको कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन कैसे होता है कि आलू का जो फैमिली होती है आलू की वो होती है सोलेनेसी, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शकरकंद की फैमिली कौन सी है तो यहाँ पर लोग ये सोचते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता तो वो ये सोचते हैं कि आलू का सोलेनेसी है तो शकरकंद का भी सोलेनेसी होगा, क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं। लेकिन शकरकंद का सोलेनेसी नहीं होता है। शकरकंद तो उसका अलग फैमिली का होता है और उस फैमिली का नाम है, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, उस फैमिली वो जो शकरकंद होती है वो अलग फैमिली से बिलोंग करता है, और उस फैमिली को हम बोराजिनेसी भी नहीं है, एक दूसरी फैमिली है उसके अंतर्गत आता है। वो थोड़ा सा नाम मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। तो शकरकंद अलग फैमिली का प्लांट होता है और जो हमारा आलू होता है वो अलग फैमिली का प्लांट होता है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है, हाँ मुझे याद आ गया है उसका नाम होता है कॉनवोलवुलेसी। तो स्वीट पोटैटो जो होता है, शकरकंद जो होता है वो कॉनवोलवुलेसी कुल का पादप होता है। किसका पादप होता है, कॉनवोलवुलेसी कुल का पादप होता है, और बाकी जो आलू होता है वो हमारा सोलेनेसी कुल का पादप होता है। तो क्लियर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूली में तीखापन किस तत्व से होता है। मूली में तीखापन किस तत्व से होता है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। बताइए जल्दी से, मूली में तीखापन किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एंथोसाइनिन, बी है आपका आइसोथायोसाइनेट, सी है आपका कुर्कुमिन और डी है आपका सेनिग्रीन।
बताइए जल्दी से, मूली में तीखापन किस तत्व से होता है? मूली के अंदर तीखापन, वहाँ पर तीखेपन की जगह चरपराहट भी पूछी जा सकती है। आप तो चरपराहट और तीखापन एक ही चीज़ है। स्पाइसनेस, चरपराहट, तीखापन एक ही चीज़ है। जवाब दीजिए इसका क्या होगा? आइसोथायोसाइनेट, साइनेट, कुरकुमीन या सिनिग्रीन। बताइए क्या होगा इसका जवाब। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है आइसोथायोसाइनेट्स, बिल्कुल सही जवाब है। आपने जब मूली खाते हो आप, तो कोई मूली आपको मीठी लगती है और कोई मूली आपको तीखी लगती है, तो वो तीखी लगने का या तीखापन का या चरपराहट का जो कारण होता है, वो मूली के अंदर एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है और उस तत्व का नाम होता है आइसोथायोसाइनेट्स, और इसी के कारण क्या होता है, मूली हमारी तीखी लगती है। ठीक है, इसी कारण मूली क्या लगती है, तीखी लगती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मूली में तीखापन किस तत्व की से होता है, आइसोथायोसाइनेट्स की वजह से होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल है, मूली का गुलाबी रंग किस तत्व से होता है? मूली का गुलाबी रंग किस तत्व से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एंथोसाइनिन, बी है आपका आइसोथायोसाइनेट, सी है आपका कुरकुमीन और डी है आपका सिनिग्रीन। बताइए जल्दी से मूली का गुलाबी रंग। अब आइसोथायोसाइनेट से तो आपको पता चल गया कि आइसोथायोसाइनेट का काम जो होता है वो होता है मूली में चरपराहट या तीखापन पैदा करना, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मूली का गुलाबी रंग। मूली सफ़ेद होती है, मुझे पता है कि मूली सफ़ेद होती है, लेकिन उसका कलर जो होता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो हल्का गुलाबी होता है उसका कलर। और वो हल्का गुलाबी कैसे होता है, अंदर वाला जो गुदा होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसका जो जवाब होगा वो होगा एंथोसाइनिन। मूली का गुलाबी रंग किस तत्व से होता है? एंथोसाइनिन तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। मूली का गुलाबी रंग किस तत्व से होता है? एंथोसाइनिन की तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। एक देखिए एक वर्ड और दिया गया है नीचे जिसका नाम है कुरकुमीन। अब कुरकुमीन असल में कुरकुमीन है क्या? कुरकुमीन देखिए आप सबने देखा होगा कि एक हल्दी नामक एक सब्जी है, कभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जो हल्दी होती है, हल्दी का जो पीला रंग होता है वो इस कुरकुमीन तत्व के कारण होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हल्दी का पीला रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जवाब क्या होगा? कुरकुमीन के कारण होता है। और जो हल्दी होती है उसका वैज्ञानिक नाम भी इससे मिलता जुलता होता है, कुरकुमा लोंगा। क्या होता है? कुरकुमा लोंगा। तो आपसे हल्दी पूछ ले कि हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कुरकुमा लोंगा। अगर आपसे पूछ ले कि हल्दी में जो पीला रंग होता है वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कुरकुमीन। अगर आपसे फैमिली पूछे तो फैमिली हो जाएगी उसकी जिंजिबरेसी, और जो अदरक है उसको जिंजर बोलते हैं और उसकी फैमिली भी जिंजिबरेसी मानी जाती है। तो फंडे क्लियर हैं सारे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है, मूली की खेती के लिए उपयुक्त तापमान होता है। मूली की खेती के लिए उपयुक्त तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, सी है आपका 24 से 28 डिग्री सेल्सियस और डी है आपका 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। बताइए जल्दी से, मूली की खेती के लिए उपयुक्त तापमान होता है। मूली की खेती के लिए उपयुक्त तापमान बताना है आपको, क्या होगा? देखिए ये बार बार पूछा जाता है, मूली की खेती के लिए उपयुक्त तापमान। जिसने इसका आंसर दिया है 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। मूली की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। कितना माना जाता है? मूली की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, मूली की खेती के लिए प्रति हेक्टर बीज दर। अब ये बीज दर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपसे पूछी जा सकती है। तो जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 7 से 8 किलोग्राम, बी है आपका 9 से 12 किलोग्राम, सी है आपका 14 से 15 किलोग्राम और डी है आपका 18 से 20 किलोग्राम। बताइए जल्दी से, मूली की खेती के लिए प्रति हेक्टर बीज दर क्या होगी? मूली की खेती के लिए प्रति हेक्टर बीज दर ए, बी, सी या डी? क्या जवाब होगा मूली की खेती के लिए प्रति हेक्टर बीज दर? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला 9 से 12 किलोग्राम, बिल्कुल ठीक जवाब है। मूली की खेती के लिए प्रति हेक्टर जो बीज दर रखी जाती है वो रखी जाती है 9 से 12 किलोग्राम। कितनी रखी जाती है? 9 से 12 किलोग्राम बीज दर रखी जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूली का रोपण किस माह में किया जाता है? मूली का रोपण किस माह में किया जाता है? ट्रांसप्लांटिंग पूछ रहा है यहाँ पर। ट्रांसप्लांटिंग का जो टाइम होता है वो टाइम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका फरवरी मार्च, बी है आपका जून जुलाई, सी है आपका सितंबर से अक्टूबर और डी है आपका नवंबर दिसंबर। बताइए जल्दी से, मूली का रोपण किस माह में किया जाता है?
आप लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं कि आप ये जो आपकी क्रॉप अभी चल रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी छोटी भी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे इंक्लूड कर लिए हैं और लगभग आधी क्लास हो चुकी है, आधी से ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ी सी और बची है, लगभग 25 मिनट की क्लास होगी। तो आपको पूरी अटेंड करनी है इसको, मैं पहले कह देता हूँ पूरी अटेंड करनी है। पूरी अटेंड अगर नहीं करोगे तो जो आगे जितनी अटेंड की है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर। जो सी वाला आंसर है वो बिल्कुल सही जवाब है। मूली का जो रोपण है वो किया जाता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इसको लगाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, देखिए नेक्स्ट है, मूली का टेस्ट वेट कितना होता है? मूली का टेस्ट वेट कितना होता है? अब जिसको टेस्ट वेट नहीं पता और जिसको सीड इंडेक्स नहीं पता उनको भी मैं क्लियर करवा दूंगा आज। पहले इसका जवाब देना है मूली का टेस्ट वेट। ऑप्शन नंबर ए है आपका 3 ग्राम, बी है आपका 5 ग्राम, सी है आपका 10 ग्राम और डी है आपका 23 ग्राम। अब बताइए जल्दी से मूली का टेस्ट वेट कितना होता है, ए बी सी या डी? मूली का टेस्ट वेट बताना है आपको, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम या फिर 23 ग्राम। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला 10 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। मूली का टेस्ट वेट कितना होता है? 10 ग्राम माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, मैं भी बता दूंगा आपको सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट सारा का सारा बता दूंगा। अब देखिए ये सवाल नेक्स्ट हमारा है, टेस्ट वेट कितने बीज का वजन होता है? क्वेश्चन को वापस देखिए, टेस्ट वेट कितने बीज का वजन होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 100 बीज का, बी है आपका 500 बीज का, सी है आपका 1000 बीज का और डी है आपका 1500 बीज का। बताना है आपको टेस्ट वेट कितने बीज का वजन होता है? टेस्ट वेट कितने बीज का वजन होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 100 बीज का, बी है आपका 500 बीज का, सी है आपका 1000 बीज का और डी है आपका 1500 बीज का। बताइए क्या होगा इसका जवाब? अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला 1000 बीज का, बिल्कुल सही जवाब है। जो टेस्ट वेट हमेशा लिया जाता है वो 1000 बीजों का भार होता है। अब देखिए इसको समझिए, हम जब वैज्ञानिक विधि से कुछ भी खेती करते हैं या रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो हम एक एक बीज को गिनते नहीं, हम सीधा सा क्या कर लेते हैं, हम उसको टेस्ट वेट के हिसाब से कोरिलेट करके उसको हमेशा वज़न ले लिया जाता है, ठीक है। तो वो बार बार जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो बार बार ऐसा मतलब कुछ प्रचलन में नहीं रखते कि 1000 बीज लाओ या 1000 बीज की गिनती करो फिर उसके ऊपर अनुसंधान किया जाता है। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, टेस्ट वेट के अकॉर्डिंग सीड को सेलेक्ट करते हैं और आगे अनुसंधान कार्य किया जाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको कि 1000 बीजों का टेस्ट वेट ले लिया जाता है कि 1000 बीजों का भार कितना होता है, 1000 बीजों का भार इतना ग्राम होता है। तो उनको पता चल जाता है कि जब हम टेस्ट वेट लेंगे तो टेस्ट वेट में सिर्फ और सिर्फ 1000 बीज के समथिंग ही आएंगे। और ये जो टेस्ट वेट दिया जाता है ये बिल्कुल जो वज़न करने की मशीन होती है वो उनकी हाई एडवांस टेक्निक वाली मशीन होती है उसके द्वारा लिया जाता है, ठीक है। हालांकि हर बार टेस्ट वेट लेने में कुछ बीजों का फ्लक्चुएशन आ सकता है क्योंकि कभी बीज बड़े होते हैं, कभी बीज थोड़े छोटे हो जाते हैं। लेकिन आपको तो इतना ही याद रखना है कि हमेशा अगर आपसे पूछ ले कि टेस्ट वेट कितने वज़न का लिया जाता है, कितने बीजों का लिया जाता है, तो टेस्ट वेट हमेशा 1000 बीजों का लिया जाता है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टेस्ट वेट कौन से बीजों का लिया जाता है। तो ध्यान रखना कि हमेशा जो टेस्ट वेट लेंगे वो हम छोटे बीजों का लेंगे। छोटे बीजों का जब 1000 बीजों का भार हो जाएगा तो उसको हम टेस्ट वेट के नाम से जानेंगे। और एक इसी का एक और छोटा भाई होता है जिसको हम सीड इंडेक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सीड इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है सीड इंडेक्स कितने बीज का वजन होता है, तो इसका आंसर होगा 100 बीज का। अब वापस से एक बार ध्यान से समझ लीजिए, मैं वापस से समझा देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखिए जब भी बीजों के वजन की बात आती है साइंटिफिक तरीके से तो दो प्रकार के वजन आते हैं, एक होता है सीड इंडेक्स और एक होता है टेस्ट वेट। अब जो सीड इंडेक्स होता है उसमें हम 100 बीजों का भार लेते हैं और सीड इंडेक्स में हम हमेशा बड़े साइज के बीज जैसे काबुली चना, जिसे काबुली चना के बाद में आपका सोयाबीन, इस प्रकार के जो बीज होते हैं जो बड़े होते हैं उनमें हमेशा क्या किया जाता है, सीड इंडेक्स लिया जाता है और सीड इंडेक्स का वजन होता है 100 बीज का, ठीक है। फिर उसके बाद में एक दूसरी चीज़ और निकल के आती है जिसको बोलते हैं हम टेस्ट वेट। अब टेस्ट वेट में क्या होता है कि छोटे बीजों का वजन लिया जाता है, जैसे आपका तिल हो गया, जैसे आपका मूंग हो गया, जैसे आपका गेहूं हो गया। क्योंकि ये बीज छोटे होते हैं तो इनका जो वजन लिया जाता है वो इनका वजन लिया जाता है 1000 बीजों का बीज, ठीक है। तो टेस्ट वेट और इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार परेशान करती है और कंफ्यूज भी करता है कि टेस्ट वेट में कितने का होता है, सीड इंडेक्स में कितने का होता है। क्लियर है? आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला सवाल है हमारा
ये हो गया। अगला सवाल है हमारा, मूली की गर्म मौसम में लगाने हेतु उपयुक्त किस्म। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका मैं एक फंडा भी क्लियर करूंगा। मूली की गर्म मौसम में लगाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए है आपका पूसा चेतकी, बी है आपका पूसा केतकी, सी है पूसा हिमानी और डी है अर्का निशांत। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? पूसा चेतकी, पूसा केतकी, पूसा हिमानी या फिर पूसा हिमानी के बाद में है आपका अर्का निशांत। क्या होगा इसका जवाब? ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है और ये इसी प्रकार से पूछा जाता है, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है इसका। क्या होगा इसका जवाब? बताइए इसका जवाब क्या होगा? अब देखिए इसका जो जवाब है वो जवाब तो इसका हो जाएगा पूसा चेतकी। पूसा चेतकी क्या हो जाएगा? इसका जवाब है मूली की गर्म मौसम में लगाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? पूसा चेतकी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमेशा किसी भी चीज़ की अगर आप किस्म पढ़ रहे हो तो उसका आंसर उसी में छुपा होता है। देखिए मूली की गर्म मौसम कौन सा होता है? गर्म मौसम होता है आपका चैत्र। चैत्र आपका गर्म मौसम होता है, इस अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है कि पूसा चेतकी। ठीक है, अब दूसरा नीचे दिया गया है पूसा केतकी। अब इस पूसा केतकी का दूसरा नाम क्या है? पूसा कार्तिकी। क्या है इसका दूसरा नाम? क्या है? पूसा कार्तिकी। अब कार्तिकी से आपको अंदाजा लगाना है कि ये कार्तिक मास की बात कर रहा है और कार्तिक मास क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, कार्तिक मास क्या होता है आपका? थोड़ा हल्का ठंडा माना जाता है, तब सर्दियों के मौसम आ जाते हैं। तो ये किस्म किसकी है? ये किस्म पत्ता गोभी की किस्म है। किसकी किस्म है? सॉरी, फूल गोभी की किस्म है और फूल गोभी की केतकी और ठंडे मौसम में उगाने हेतु उपयुक्त किस्म है। तो इस प्रकार से याद रखना है। एक तो पूसा चेतकी और केतकी अलग अलग हैं दोनों ही। पूसा चेतकी तो आपकी मूली की है, चैत्र गर्म मौसम होता है, गर्म मौसम में उगाने हेतु उपयुक्त किस्म है। फिर पूसा केतकी आपकी फूल गोभी की किस्म है और ठंडे मौसम में उगाने हेतु उपयुक्त किस्म है और फूल गोभी की किस्म है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका दूसरा नाम भी है, जो पूसा केतकी है इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है कार्तिकी। तो कार्तिकी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर, कार्तिकी भी आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बार बार कंफ्यूज करता है, ये इवन एक बार सुपरवाइजर में भी आया हुआ है। हकीकत में बता रहा हूँ मैं, मेरा जो भी आपको बताता हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ, किसी न किसी डाटा सोर्स के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों ही जब भी आपसे ये सवाल पूछेगा और ये किस्म जब आपसे पूछेगा तो वो दोनों ही आपको ऑप्शन में देगा। ठीक है, अगर वो पूछता है कि पूसा चेतकी किसकी किस्म है तो मूली भी देगा, पत्ता गोभी भी देगा। अगर वो पूछेगा मूली की किस्म कौन सी है या गोभी की किस्म कौन सी है तो वो पूसा चेतकी भी देगा और पूसा केतकी भी देगा। तो इस प्रकार से आपको क्लियर करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूली की पूरे वर्ष लगाने हेतु उपयुक्त किस्म है। अब देखिए पूरे वर्ष लगाने हेतु, पूरे वर्ष का मतलब ये हो गया कि किसी भी मौसम में उसको लगाया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर ए पूसा चेतकी, बी पूसा केतकी, सी पूसा हिमानी और डी है अर्का निशांत। बताइए जल्दी से ए बी सी और डी क्या होगा इसका जवाब? मूली की पूरे वर्ष लगाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी होगी? मूली की पूरे वर्ष लगाने हेतु उपयुक्त किस्म पूसा चेतकी, पूसा केतकी, पूसा हिमानी या फिर अर्का निशांत। क्या हो जाएगा इसका जवाब? मूली की पूरे वर्ष लगाने हेतु उपयुक्त किस्म, जिसने इसका जवाब देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला पूसा हिमानी, बिल्कुल सही जवाब है। मूली की पूरे वर्ष लगाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी होगी? मूली की पूरे वर्ष लगाने हेतु उपयुक्त किस्म हो जाएगी पूसा हिमानी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस्मों में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो मूली की पूरे वर्ष लगाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी हो गई? पूसा हिमानी पूरे वर्ष लगाई जा सकती है। ठीक है, क्लियर है इतना? देखिए सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, पूरी अटेंड करनी है। नेक्स्ट है आपको मूली की प्रति हेक्टर उपज। अब मूली की प्रति हेक्टर उपज पूछी गई, उपज कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 3 से 5 टन, बी है आपका 6 से 9 टन, सी है आपका 15 से 20 टन और डी है आपका 25 टन। बताइए जल्दी से मूली की प्रति हेक्टर उपज कितनी होगी? मूली की प्रति हेक्टर उपज कितनी मानी जाती है? जवाब दीजिए जल्दी से। अब देखिए इसका जो जवाब है वो जवाब क्या हो जाएगा? उपज अगर आपसे पूछ ले तो 15 से 20 टन। कितनी? 15 से 20 टन। तो मूली की जो उपज होती है वो 15 से 20 टन प्रति हेक्टर मानी जाती है। ठीक है, इतनी लगभग इसके औसतन प्राप्त होती है। अब अगर आपको टन में दिया गया है और आपको उसको क्विंटल में कन्वर्ट करना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो टन को क्विंटल में कन्वर्ट करने के लिए एक जीरो और लगा दो। अगर क्विंटल दिया गया है तो क्विंटल को टन में कन्वर्ट करने के लिए एक जीरो हटा दो। तो क्लियर है? अगला सवाल देखिए क्या है। मैंने कहा था कंप्लीट होने वाली है, तो लगभग इतनी ही है। अब ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है जो मैंने बताना चाहता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला तो है आपका पूसा देशी। पूसा देशी किस्म किसकी है? मूली की है। फिर पूछ सकता है वो पूसा रेशमी, फिर नेवारी, फिर जापानी सफ़ेद।
जापानी सफ़ेद एक वैरायटी है। फिर इसके बाद में चाइनीज़ पिंक भी है। जापानी सफ़ेद नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मूली सफ़ेद होती है, इसलिए चाइनीज़ पिंक नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस जो मूली होती है इसका कलर थोड़ा गहरा गुलाबी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में है फ्रेंच ब्रेकफास्ट। कुछ किस्में हैं जो विदेशी किस्में भी हैं, जिसमें ये एक फ्रेंच ब्रेकफास्ट है, एक जापानी सफ़ेद, एक चाइनीज़ पिंक है, ठीक है। या तो ये पूरी की पूरी विदेशी है, या फिर इनको विदेशी किस्मों के संकरण से तैयार किया गया है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मूली की आपकी क्रॉप लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी जो वेजिटेबल्स बची हैं उसमें लगभग 3-4 वेजिटेबल्स और हैं जो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो फिर हम पढ़ना जो चालू करेंगे वो हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी हमारा ज़रूरी है। और जो एनिमल साइंस है हमारी, उसको मैं लगभग 6 से 7 वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 दिन में वो आपकी एनिमल कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी 20-22 दिन जो बचे हैं उस 20-22 दिन में पहले तो इनकी क्रॉप कंप्लीट होने के बाद में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसकी सीरीज चलाएंगे हम एक साथ। तो आपकी हॉर्टिकल्चर कंप्लीट, फिर उसके बाद में हम एग्रोनॉमी लेंगे और एग्रोनॉमी भी कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जो कुछ दिन बचेंगे उसमें मैं 4-5 दिन में सॉइल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग सॉइल के 700 के समथिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने तैयार की है, क्योंकि वो सीरीज़ तैयार करने में मुझे कभी कभी थोड़ा समय लगता है, तो उस कारण मैं आपको समय नहीं दे पाता हूँ और जो क्लासेस नहीं हो पाती। तो एक कारण ये भी था कि आगे फ्यूचर के लिए आपका ही कुछ काम कर रहा था मैं, इसलिए क्लास नहीं हो पाई है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास कंटिन्यू होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ थी जो मैंने बता दी है आपको। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कल, वो उस पर डिस्कस करेंगे हम। कल हम पढ़ेंगे, या तो हम मटर पढ़ेंगे या फिर हम कल पढ़ेंगे कोई दूसरी फसल, ठीक है। तो मैं बता दूंगा उसके बारे में आपको शाम वाली क्लास में। कद्दू वर्गीय सब्जी भी अभी बची हुई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ थी, इंपॉर्टेंट सवाल थे। मूली की क्रॉप हमारी अभी ख़त्म होती है। मिलेंगे ठीक शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। अगर कमेंट नहीं करोगे दैट मीन्स मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।